हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस। चलिए, तो अपने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि साइंस क्या होती है और आगे हमें जो है यहाँ साइंस पर क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने हैं। चलिए, तो सबसे पहले विज्ञान यानी कि साइंस होती क्या है, इससे आप क्या समझते हैं। चलिए, तो विज्ञान प्राकृतिक जगत का अध्ययन करने की एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन करते हैं, प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट करते हैं और प्रमाण आधारित तर्क का उपयोग किया जाता है। और कैसे किया जाता है, प्रमाण आधारित तर्क का उपयोग किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। ऐसी कोई चीज है अगर जिसका कोई प्रमाण नहीं, कोई सच्चाई नहीं, तो क्या उसमें कोई साइंस होगी, क्या उसमें कोई विज्ञान होगा? नहीं। इसीलिए यहाँ पर कहा जाता है कि विज्ञान में हम क्या करते हैं, किसकी किसका अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक जगत का, यानी कि जो हमारा नेचुरल वर्ल्ड है उसकी स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। आगे इसका उद्देश्य क्या है? अब इसका उद्देश्य, साइंस का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ब्रह्मांड के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों और सिद्धांतों को समझना और व्याख्या करना। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कि ब्रह्मांड के व्यवहार को, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड है, जो भी हमारा क्या है ब्रह्मांड है, उसका जो बिहेवियर है, ठीक है, ब्रह्मांड का जो बिहेवियर है उसको नियंत्रित करना, उसको नियंत्रित करने वाले जो नियम है, जो उसके प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, लॉज है, उनके बारे में पढ़ना। जैसे कि हमने सुना होगा कि साइंस में बहुत सारे लॉज आते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल आते हैं, हमें हमारी अर्थ कैसे है, कैसे घूमती है, कैसे रोटेट करती है, तो ये सारी चीजें हम वहां पर पढ़ते हैं। अब चाहे सबसे छोटा पार्टिकल यानी कि सबसे छोटा कण हो या सबसे बड़ी आकाश गंगाएं हो, तो छोटे से कण से लेके बड़ी से बड़ी आकाश गंगाओं के पीछे क्या साइंस है, उनको चलने के पीछे क्या लॉज है, क्या नियम है, क्या सिद्धांत है, यह सभी हम साइंस में पढ़ते हैं। ठीक, अब साइंस के बारे में, विज्ञान के बारे में तो आपको हर चीज, थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हो गई होंगी। जैसे हम कह रहे हैं कि ये मार्कर है, अगर मैं इस मार्कर को ऐसे लेके जाती हूँ तो क्या होता है, यहाँ पर देखो इतना पार्ट हाईलाइट हो जाता है ना? तो कैसे हो रहा है हाईलाइट, इसके पीछे भी तो एक साइंस है, इसके पीछे कुछ साइंस है, कुछ विज्ञान है, जिस वजह से हम ये इस प्रकार से कर रहे हैं, तो ये पार्ट जो है हमारा हाईलाइट हो जाता है। ठीक है, तो यानी भी किसी भी चीज के बारे में पढ़ना कि वो कैसे काम करता है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना, उसका अवलोकन करना, क्या उसके प्रयोग करके देखना, ये सारी चीजें, इसी को विज्ञान कहा जाता है। अब चलिए, अब देखते हैं विज्ञान में हमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, तीन क्या होती है हमारे विभिन्न विषय शामिल है। वैसे तो इसमें बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मेन क्या हमारे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनका नाम जो है आपने क्लास 6 से आप सुनते आ रहे होंगे कि साइंस है, आगे आपको जो है इसके अलग अलग डिसिप्लिन को पढ़ना है। ठीक, चलिए, और यह अनुभवजन्य साक्ष्य और परीक्षण योग्य परिकल्पनाओं का उपयोग करके सिद्धांतों को विकसित और परिष्कृत करता है। ठीक, संक्षेप में अगर हम कहें तो विज्ञान ज्ञान और, अगर हम संक्षेप में कहें तो विज्ञान क्या है, ज्ञान और समझ की खोज है। क्या है, ज्ञान और समझ की खोज है। जैसे कि हमने कहा कि ये जो पॉइंटर है, ये जो मार्कर है, जब हम इसको ऐसे लेकर के जाते हैं ना किसी भी ऊपर, तो क्या हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। ठीक, अब कैसे हाईलाइट हो रहा है, इसके पीछे विज्ञान है ना, इसके पीछे ज्ञान है, समझ है, तो ज्ञान और समझ की खोज हम संक्षेप में कह सकते हैं, इसी को विज्ञान कहा जाता है। अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती है और हमारे निर्णयों और नवाचारों को सूचित करती है। तो अब हम समझ गए हैं कि विज्ञान क्या होता है, क्यों हम विज्ञान की पढ़ाई करते हैं। यहाँ से हमारा एक नया डिसिप्लिन है ना कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हमें पढ़ना है। क्यों हमें पढ़ना है, क्योंकि अलग अलग विषय अपने बारे में क्या है, अपने आप में ही एक अलग अपने आप में ही एक अलग चीज है। ठीक, चलिए, तो विज्ञान के बारे में तो हम समझ गए और ये भी समझ गए कि हमें क्यों इसे पढ़ना है।
क्योंकि हमें ब्रह्मांड की स्टडी करनी है। हमें देखना है कि कोई भी चीज अगर मौजूद है हमारे ब्रह्मांड में तो वो क्यों है, क्यों, अगर कोई चीज घूम रही है तो वो क्यों घूम रही है, उसके पीछे का क्या विज्ञान है, क्या साइंस है। ठीक है, चलिए, तो ये तो था एक इंट्रोडक्शन पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं कि हमें यहाँ पर साइंस में क्या क्या पढ़ना है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीन चीजें हमारे पास है यहाँ पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीन चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, तीन डिसिप्लिन है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर जो है हम केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स है वो हम साथ में यहाँ पर पढ़ेंगे, फिजिक्स और बायोलॉजी नहीं, जो भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी चैप्टर्स हैं, उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। चलिए, तो केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको क्लास 9th में पढ़ने हैं, और किस प्रकार से, किस चैप्टर को आपको कितना टाइम देना है, किस चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, किस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, यह यहाँ पर समझते हैं और फिर अपना पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमारा जो केमिस्ट्री में हमें पढ़ना है वो है मैटर एंड इट्स नेचुरल बिहेवियर। मैटर यानी कि जो भी हमारा पदार्थ होता है। अब पदार्थ क्या होता है, आप छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ क्या होता है, यानी कि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं ना, जिनको हम देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, या कुछ चीजें ऐसी जिनको हम देख नहीं भी पा रहे हैं, वो सब भी सारी ही क्या है, पदार्थ है। यानी कि जो भी हमारे सराउंडिंग में, यानी कि आसपास में जो भी चीजें मौजूद हैं वो सभी क्या है, पदार्थ है। ठीक, तो यहाँ पर जो हमारा केमिस्ट्री है वो आएगा लगभग 25 मार्क्स का। टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर आता है, 20 मार्क्स जिसमें इंटरनल असेसमेंट होता है, और मेन आपका एग्जाम आता है 80 मार्क्स का, जिसमें से 25 मार्क्स आपके किसमें आएंगे, इसमें से आप पूछा जाएगा 25 नंबर का, आपको केमिस्ट्री से पूछा जाएगा। ठीक, अब केमिस्ट्री का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है, 3-4 चैप्टर्स हैं जो आपको एक एक करके पढ़ने हैं, और बहुत इजी चैप्टर है, और चारों ही जो चैप्टर है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक, अगर आपने पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो चौथे चैप्टर तक आपको कई चीजें क्लियर हो जाएंगी, और वही आपकी क्लास 10th में भी काम आएगी। इसीलिए हम स्टार्टिंग से जो पढ़ेंगे हम ध्यान से उसे पढ़ेंगे। ठीक, और जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा वहां तक पहुंचेंगे, फिर रिविजन्स करेंगे, और उसको भूलना नहीं है, फिर क्लास 10th में भी वो चीज हमारे काम आएगी। ठीक है, चलिए, तो एक बार चैप्टर्स देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ने हैं 9th में। सबसे पहले है मैटर इन अवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास पदार्थ है ना, हमारे आसपास क्या है, पदार्थ है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। अब पदार्थ, जैसे कि हम जानते हैं कि पदार्थ क्या होता है, कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है और आयतन होता है, और जो जगह घेरती है, जैसे कि हम कहें ये मार्कर है, अगर इस मार्कर को यहाँ पर रख दिया जाए, इस तरीके से एक प्लेट अगर मैं ले लूं, एक प्लेट अगर ले लूं, ठीक है, या कोई भी चीज ले लूं, यहाँ पर इसके ऊपर इस मार्कर को ऐसे रख दूं, ऐसे रख दिया, अब मैं क्या देख पा रही हूँ कि इस मार्कर ने इतनी जगह घेर ली। ठीक, और इसका कुछ ना कुछ वजन भी तो है, जैसे मैंने इसे हाथ के ऊपर रखा है तो इतनी जगह तो इसने मेरे हाथ की घेर ली, है ना, जगह घेर ली, यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। दूसरी चीज, इसका कुछ ना कुछ क्या है, द्रव्यमान है, वजन है, कुछ ना कुछ वजन है, यानी कि इसका कुछ ना कुछ मास है। और तीसरी चीज हम देखिए, इसका क्या है, एक फिक्स वॉल्यूम है। जरूरी नहीं कि फिक्स वॉल्यूम हो हर चीज का, लेकिन वॉल्यूम है। ठीक है, इसका क्या है, वॉल्यूम है, और हर चीज का फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कुछ चीजों का जो है वॉल्यूम फिक्स होता है, लेकिन किसी का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम सबका होता है। ठीक, तो यही चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और मैटर के बारे में, यानी कि जो हमारा पदार्थ है, पदार्थ की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और कैसे जो है पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं, क्या हम इनको बदल सकते हैं, कि कोई पदार्थ अगर ठोस है तो क्या हम सीधा उसको तरल में यानी कि द्रव में परिवर्तित कर सकते हैं, या किसी ठोस को जो है सीधा गैसीय पदार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये जो मैटर की जो ये स्टेट है, अवस्था है, इसमें कैसे क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की जो भी स्टेट्स है उनमें क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर पहली जो हमारी यूनिट है उसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हमारी सेकेंड यूनिट है, सॉरी सेकेंड चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे जो आसपास का जो पदार्थ है क्या वो शुद्ध है या नहीं है। ठीक, तो वो है या नहीं है, इसमें हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। पहले हम एलिमेंट्स यानी कि तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। इनके साथ साथ मिश्रणों में भी क्या है, बहुत ज्यादा क्या है,
उसको क्लासिफाई करा गया है 2 पार्ट्स में, जिसमें हम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे हम इनकी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो इनमें आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन यानी कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि पानी से तो हम बर्फ बना सकते हैं और बर्फ से वापस पानी बना सकते हैं, लेकिन दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से तो वापस दूध नहीं बना सकते ना। तो दोनों पानी से बर्फ बनाना और बर्फ से पानी बनाना पहली चीज। दूसरी चीज है दूध से दही बनाना, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बनेगा। तो दोनों में क्या है, बहुत डिफरेंस है। तो पहला यानी कि बर्फ से पानी बनाना, पानी से बर्फ बनाना, तो एक भौतिक क्या हो गया, चेंज हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया, क्योंकि उसके फिजिकल स्टेट में परिवर्तन हो रहा है ना। वापस से फिजिकल स्टेट को अगर हम चेंज कर दें, जो बर्फ है उसको क्या कर दे, अगर उसको पिघला दे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दे, तापमान बढ़ा दे, उसको क्या कर ले, पिघला करके वापस जल में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या होता है, फिजिकल चेंज। लेकिन ऐसा चेंज जहां पर उसका जो रासायनिक जो कंपोजिशन है उसमें ही परिवर्तन आ जाए। जैसे दूध से दही बन गया, दही से हम कितना भी कोशिश कर ले वापस उसको दूध नहीं बना सकते। ठीक है, चलिए, जैसे कि हम कह रहे हैं कि कोई कागज को जला करके उसकी राख बना दी जाए। अब राख से जो है हम दोबारा कागज बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते ना। तो इस तरीके का जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक, तो वही सब हम यहाँ पर चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, और साथ ही पढ़ेंगे कि जो हमारे शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ हैं वो कौन कौन से होते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहा जाता है और अशुद्ध पदार्थ किसे कहा जाता है। अब आपने 2 चीजें नोटिस करी होंगी कि पहले चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं उसी को थोड़ा डिटेल में हम दूसरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। पहले चैप्टर में देखो फ्रीजिंग के बारे में पढ़ेंगे कि जमाना कैसे जमाते हैं, इवेपोरेशन के बारे में पढ़ते हैं, है ना। इवेपोरेशन यानी कि कैसे जो है कोई चीज वाष्प बन जाती है। फिर कंडेंसेशन के बारे में पढ़ेंगे पहली यूनिट में। कंडेंसेशन यानी कि जो भाप है उसको वापस से ठंडा करके कैसे लिक्विड में बनाया जाता है। और फिर सब्लिमेशन, तो ये सारी चीजें तो हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक, और जब चैप्टर सेकेंड में पहुंचे तो यहाँ पर हम फिजिकल केमिकल चेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, प्योर इम्प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी कि फर्स्ट चैप्टर में जिन चीजों के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसी को डिटेल में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, फिर आता है हमारा तीसरा चैप्टर जो कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल, यानी कि परमाणु और अणु। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ये आपस में कनेक्टेड है तीसरे चैप्टर से। कैसे, अब पहले चैप्टर में तो हम पदार्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, दूसरे चैप्टर में भी लगभग पदार्थ से जुड़ी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब तीसरे चैप्टर में जब हम एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये एटम और मॉलिक्यूल क्या है, इससे मिलकर के ही तो पदार्थ बना है ना। पदार्थ बना किस चीज से, छोटे छोटे कणों से, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से। अब ये जो छोटे छोटे कण है वो क्या है, वही तो हमारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। ठीक, तो इनके बारे में हम यहाँ पर थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम एटम्स यानी कि परमाणु और अणु के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, क्या इनके प्रॉपर्टीज होती हैं, विशेषताएं होती है, क्या गुण होते हैं, इस चीज के बारे में हम अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ हम इनके जो नियम है केमिकल कॉम्बिनेशन के, उनको अच्छे से पढ़ेंगे। हम यहाँ पर कॉमन कंपाउंड के फॉर्मूले के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल फॉर्मूला क्या है, जैसे हम कह रहे हैं कि जल है, वाटर है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O होता है। ठीक, तो इसको ही हम पढ़ेंगे कैसे जो है हम फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं। हम अपनी मर्जी से कोई फॉर्मूला नहीं बना रहे। ठीक, उसके अलावा एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कि हम कह रहे हैं कि H2O हमारे पास मॉलिक्यूल है, अब इसका क्या मास होता है। ठीक, जैसे हम कह रहे हैं कि H2O एक मॉलिक्यूल है, अब इसका क्या मास है, इसका द्रव्यमान क्या है पूरे का, ये हम डिस्कस करेंगे। साथ ही अब H2O बना किससे, देखो 2 हाइड्रोजन से और 1 ऑक्सीजन से मिलकर के बना है। अब हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन का मास क्या है और ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन का मास क्या है, तो इस, है ना। तो ये सारी चीजें हम किसमें पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। अब बात आती है फोर्थ चैप्टर, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। अब पहला दूसरा चैप्टर में जहां तक हम परमाणु तक तो पहुंच गए थे, अब परमाणु की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे कि परमाणु भी क्या है, किसी चीज से ही मिलकर के बना है। जैसे हम कह रहे हैं कि कोई पदार्थ है, तो कोई पदार्थ कैसे बना है, परमाणुओं से और अणुओं से मिलकर के बना है। अब बात आती है परमाणु की, परमाणु कैसे बना है, तो हम यहाँ पर चैप्टर में पढ़ेंगे कि परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है। इनका क्या द्रव्यमान होता है, इनका क्या चार्ज होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर फोर्थ चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर वैलेंसी के बारे में बात करेंगे, इनका परमाणु संख्या कैसे निकाली जाती है, द्रव्यमान संख्या कैसे निकाली जाती है,
इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे हम निकालेंगे, ठीक, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और साथ ही आइसोटोप और आइसोबार के बारे में भी हम यहाँ पर 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा सिलेबस है। तो ज्यादा चैप्टर्स नहीं है केमिस्ट्री के, सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं। तो आपको ये 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं। लगभग जो है 25 मार्क्स का ये वेटेज घेरती है। 25 नंबर तक का क्वेश्चन जो है हमें इन चारों यूनिट से पूछे जाते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया कि ये चारों यूनिट क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो आप अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छे से इसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हैं। चलिए, तो अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर फर्स्ट, जो कि है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, यानी कि हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक, अब आप अपने आसपास देखिए क्या क्या चीजें आपको दिखाई दे रही है। क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है आपको अपने आसपास? जैसे कि आप बैठे हैं, टेबल दिखाई दे रहा है, चेयर दिखाई दे रही है, ठीक, उसके अलावा ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है। जिस स्क्रीन पे आप मुझे देख पा रहे हैं वो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, और खुद आप एक दूसरे को भी देख पा रहे हैं। तो आप खुद भी क्या है, पदार्थ है। ठीक, तो पदार्थ यानी कि मैटर जो है वो होता क्या है, क्या होता है? तो दो चीजों को आपको ध्यान रखना है। पहली चीज, दे ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि यह क्या करते हैं, जगह घेरना। ये क्या करते हैं, जगह को घेरते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने कहा ये जो मार्कर है मेरे हाथ में, इसको मैं यहाँ पर अगर रख दूं, ठीक है, यहाँ पर रखा हुआ है, तो क्या देख रहे हो आप, इस मार्कर ने जो है इतनी जगह घेर ली ना, इतनी जगह घेर ली। अब जैसे आप अपने आप को देखो, तो आप लोगों ने भी तो चेयर की इतनी जगह घेर रखी है। जहाँ टेबल के ऊपर आपने अपना हाथ रखा हुआ है, उस टेबल की भी तो उतनी जगह आपने घेर रखी है। ठीक, तो जो जगह घेरते हैं वो हमारे पदार्थ होते हैं। अब कोई भी चीज जो जगह घेर रही है वो क्या है, पदार्थ है। अब दूसरी चीज, हैव मास, यानी कि द्रव्यमान होना। अब कोई भी वस्तु है जिसका कुछ वजन है, द्रव्यमान है, वजन से आप समझ सकते हैं ना। जैसे कि ये मार्कर है, अब इसने इतनी जगह घेरी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इतनी जगह इसने घेर ली। अब दूसरी चीज, इसका देखो वजन भी तो है, कुछ ना कुछ वजन है ना इसका, द्रव्यमान है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये भी क्या है, एक पदार्थ है, ये भी क्या है, एक मैटर है। जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग भी क्या हो, मैटर हो। आपको आसपास जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं वो सारी ही क्या है, मैटर है, यानी कि पदार्थ है, जो भी जगह घेरती हैं और जिनका द्रव्यमान होता है। ठीक, और साथ में हम कह सकते हैं कि आयतन होता है जिनका, यानी कि वॉल्यूम, एक वॉल्यूम होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं हम, जैसे कि टेबल है, वायु है, जल है, कोई कपड़ा है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब एक चीज आपको दिख रही होगी, वायु। तो क्या वायु भी पदार्थ है? देखो, वायु तो हमें अपने आसपास दिख नहीं रही, और हमें ये भी नहीं पता कि वायु ने जगह घेरी भी है या नहीं घेरी हुई, या वायु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है भी या नहीं है। हमें तो पता ही नहीं ना कि इसने जगह घेरी है या नहीं घेरी, या इसका कुछ द्रव्यमान है या नहीं है। तो कैसे बताओगे आप कि वायु जो है एक पदार्थ है? कैसे आप बताएंगे? जीजीआईसी फागलपुर महरोली, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा? मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए, तो मैटर की मैंने यहाँ पर आपको परिभाषा बताई, क्या आपको समझ में आई परिभाषा? आप भी मुझे बताइए, जी। बताइए क्या होता है मैटर, व्हाट इज मैटर, यानी कि पदार्थ की परिभाषा आप बताइए, पदार्थ की परिभाषा बताइए। किसी और को दीजिए माइक, अगर आपको नहीं आता तो दूसरे बच्चे को दीजिए माइक। जो वस्तु स्थान घेरती है उसे पदार्थ कहते हैं। हमारे आसपास की कुछ भी चीजें। सिर्फ स्थान घेरती है या उसके अलावा कुछ और भी? जिस जिस चीज का अस्तित्व
जिसका द्रव्यमान भी होता है। चलिए बैठ जाइए, वेरी गुड। चलिए, तो जैसे कि आपने देखा कि पदार्थ किसे कहा जाता है, जो जगह घेरती है ना, जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। जैसे कि मैंने कहा कि कोई बॉक्स है, ठीक, उसके ऊपर मैंने एक पेन रखा हुआ है, इस प्रकार से एक पेन रखा हुआ है, ठीक। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इस बॉक्स की, इस पेन ने इतनी जगह तो घेर ली है, ठीक, इतनी जगह तो घेर ली है। और दूसरी चीज, ये जो पेन रखा हुआ है इस बॉक्स के ऊपर, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी तो होगा, उसका मास होगा, कुछ वजन भी तो होगा, ठीक। यानी कि ऐसी कोई भी चीज जिसका क्या होता है, जो जगह घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे ही पदार्थ कहा जाता है। जैसे कि आप अपने आसपास देख पा रहे होंगे, कई सारी वस्तुएं हैं जो क्या कर रही हैं, जगह घेर रही हैं। जैसे आप खुद भी हैं तो आप भी जगह घेर रहे हैं, जिस चेयर पर आप बैठे हुए हैं उतनी जगह आप घेर रहे हैं। दूसरी चीज, आपका भी कुछ ना कुछ वजन है, द्रव्यमान है, इसीलिए आप सब भी क्या है, एक तरह से पदार्थ है, ठीक। अब ये चीजें तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ये तो बहुत कॉमन चीजें थी जो हम क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अब बात है वायु की। क्या वायु भी पदार्थ है? वायु जिसे हम हवा या एयर कहते हैं ना, वायु को क्या कहा जाता है, एयर कहा जाता है। अब हम कह रहे हैं कि वायु जो है वो भी एक पदार्थ है। तो क्या वायु भी पदार्थ है या नहीं है? वायु जगह घेर रही है या वायु का कुछ द्रव्यमान है या नहीं है? कैसे आप बताएंगे कि वायु जो है वो जगह घेर रही है या इसका द्रव्यमान है? कैसे आप बताएंगे? सोचिए जरा इसे कि कैसे आप बताएंगे। वैसे तो आपको पता है कि जो आपका रूम है उसमें चारों तरफ क्या है, वायु है, लेकिन आपने देखा तो नहीं है वायु को, तो कैसे आप कहेंगे कि वो भी एक पदार्थ है? देखो, इसको हम एक प्रयोग से बता सकते हैं। अगर हम क्या करें, जैसे कि आपने घरों में भी देखा होगा, पानी से भरा हुआ एक, क्या ले लें हम, बाल्टी ले लें पानी से भरी हुई, ठीक। अब एक बाल्टी लिया है हमने जिसमें पानी क्या है, फुल भरा हुआ है। और अगर अब हम क्या ले लें, एक खाली बॉटल ले लें। कैसी बॉटल है, खाली बॉटल है, ठीक। अब बॉटल तो पूरी तरीके से खाली, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब इस बॉटल को ऐसे ही जब हम कहाँ डालते हैं, पानी में डालते हैं, ऐसे ही पानी से भरे एक बाल्टी में अगर हम डालने की कोशिश करते हैं, ऐसे ही सीधे में, है ना, सीधे में ऐसे में डालने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, वो बॉटल जो है पानी के अंदर तो जाती है, लेकिन फिर उछल करके बाहर आ जाती है ना। पानी उसके अंदर भरता ही नहीं है, जबकि वो तो पूरी खाली है, तो पानी उसके अंदर भरना चाहिए। तो पानी उसके अंदर क्यों नहीं भर पाता? क्योंकि इसके अंदर जो है पहले से ही वायु भरी हुई होती है, वायु ने इसके अंदर की जगह घेरी हुई है, जिस वजह से पानी इसके अंदर नहीं जा पाता, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब अगर इसके अंदर पानी भरना है तो हम क्या करते हैं, इसको टेढ़ा कर लेते हैं थोड़ा। जब हम इसको थोड़ा टेढ़ा करते हैं तो आपने देखा हो कुछ बुलबुले निकलते हैं और धीरे धीरे पानी भरना शुरू होता है। इसका मतलब क्या है कि वो वायु जो इसके अंदर भरी हुई है, जो जिसने इसके अंदर की जगह को घेरा हुआ है, वो क्या कर रही है, धीरे धीरे करके बाहर निकल रही है और पानी इसके अंदर भर रहा है, ठीक। तो ये था हमारा प्रयोग जिससे हम बता सकते हैं कि वायु जो है वो जगह घेरती है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जितने भी हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं उन सभी को पदार्थ क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो जगह भी घेर रही है और उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान यानी कि वजन भी है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि जो पदार्थ हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन से पदार्थ आपने देखे हैं। अब कौन कौन से पदार्थ आपने देखे हैं? अब देखो, आपने जो है 3 तरह के पदार्थ देखे होंगे। पहला जो हमारे होते हैं ठोस पदार्थ, दूसरा जो हमारे होते हैं द्रव, और तीसरा जो हमारे होते हैं गैसीय, ठीक। ठोस पदार्थ और गैसीय पदार्थ और जो हमारे द्रव्य होते हैं, ठीक है। अब ठोस पदार्थ जैसे कि हमने कहा टेबल है, चेयर है, ये तो ठोस हो गए,
ठीक, यानी कि सॉलिड हो गए। अब लिक्विड की बात करें तो जैसे कि जल है, तेल है, तो ये सारी चीजें क्या हमारे लिक्विड है। ठीक, अब अगर हम गैस की बात करें तो जैसे कि हम कह रहे हैं ऑक्सीजन है ना, ये सारी हमारी क्या है, वायु है। तो वायु भी क्या है, ये सारे कैसे पदार्थ हैं, गैसीय पदार्थ हैं। ठीक, चलिए तो एक इंट्रोडक्शन तो हमने देख लिया, अब इसको जो है अच्छे से इसका अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से कि मैटर क्या होता है। चलिए, तो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर क्या है, जो क्या करती है, जगह घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है, जैसे कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं। तो आपको मैटर की ये डेफिनेशन नोट कर लेनी है, और एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैटर को लेके तो आप ये डेफिनेशन वहां पर लिख लेंगे। ठीक, डेफिनेशन आपको समझ में भी आ गई तो आप और अच्छे से इसको लिख पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि जो हमारे पदार्थ है उसका वर्गीकरण, कैसे हम उसको वर्गीकृत करते हैं, कैसे जो है हम उसको क्लासिफाई करते हैं। चलिए, तो हमारे बहुत सारे इंडियन फिलोसोफर थे, क्लासिफाई द फॉर्म ऑफ बेसिक एलिमेंट्स एज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, कॉल्ड पंच तत्व। तो जो हमारे पहले के क्या थे, इंडियन फिलोसोफर्स थे, उन्होंने कैसे किया मैटर को, जो भी हमारे पदार्थ है उन्होंने उनको 5 तत्वों में क्या करा, डिवाइड किया। अब ये 5 तत्व कौन कौन से थे, हमारा पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, वायु, फायर, स्काई एंड वाटर, यानी कि जल। तो ये 5 तत्वों में उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया, क्लासिफाई किया हमारे किसी भी पदार्थ को। ठीक, लेकिन बाद में ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, लेकिन बाद में उनके फिजिकल स्टेट को देखते हुए मैटर को जो है हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से, जो हम अभी पढ़ चुके हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, इस चीज में डिवाइड किया गया, सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। उसके बाद उनकी केमिकल कंपोजिशन को देख के, उनकी जो रासायनिक संरचना है, जो उनकी केमिकल कंपोजिशन है, रासायनिक संरचना है, उसके हिसाब से भी उन मैटर को क्या किया गया, आगे और वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से में, जो हमारे शुद्ध पदार्थ होते हैं और एक हमारे मिश्रण होते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। तो अभी तक आपको क्या समझ आया कि जो पहले पुराने हमारे इंडियन फिलोसोफर्स थे, ठीक है, तो उन्होंने जब पदार्थ को क्या किया, वर्गीकृत करने का सोचा, तो उन्होंने सोचा इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पंच तत्वों में। किस किस में, एयर, वाटर, स्काई, अर्थ और फायर। ठीक, तो ये 5 तत्वों में उन्होंने डिवाइड किया, लेकिन फिर बाद में जो है उनकी फिजिकल स्टेट को देखते हुए, ठीक है, उनकी फिजिकल स्टेट को के आधार पर उनको जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होते हैं हमारे सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। ठीक, फिर बाद में जो है उनकी केमिकल कंपोजिशन, यानी कि रासायनिक संरचना को देखते हुए उनको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस, यानी कि शुद्ध पदार्थ, और दूसरे होते हैं हमारे मिश्रण, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण, इसमें डिवाइड कर दिया गया। अब प्योर सब्सटेंसेस में भी एलिमेंट और कंपाउंड। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, तत्व हो सकते हैं और यौगिक हो सकते हैं। और मिश्रण क्या क्या हो सकते हैं, समांगी मिश्रण हो सकते हैं और विषमांगी मिश्रण हो सकते हैं, यानी कि होमोजीनियस मिश्रण हो सकते हैं या हेट्रोजीनियस मिश्रण हो सकते हैं। ठीक, तो ये चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी है। तो इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट हम बनाएंगे यहाँ पर। ठोस, द्रव और गैस। ठीक, चलिए, तो इतना ही आपको यहाँ पर समझना था, इसे अब आप नोट कर लीजिए, और साथ में ये छोटा सा चार्ट जो है ये आप अपनी कॉपी पे बना सकते हैं। इसको जो है आप तरल भी कह सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, कि जो हमारे पदार्थ होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक, कैसे हम उसको आगे वर्गीकृत करते हैं। पदार्थ की डेफिनेशन हमने अच्छे से पढ़ी कि जिसका आयतन होता है, जिसका मास होता है, ठीक है, और जो जगह घेरता है। चलिए, तो
तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का चैप्टर हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कहीं पर कोई कंफ्यूजन होती है या समझ में नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।